एक आदमी घमंडी मुस्कान के साथ एक गुलाम महिला की स्कर्ट उठाता है, फिर अपनी बहन की ओर मुड़कर कहता है कि यह महिला कड़ी मेहनत संभालने लायक मजबूत लगती है। वह बहन को बुलाता है, उसकी टांग छूने को कहता है कि कितनी मजबूत है। महिला अपनी किस्मत में फंसी सिर्फ चुप रह सकती है, प्रतिरोध दिखाने से डरती हुई। अप्रत्याशित रूप से युवती उसमें रुचि नहीं लेती, बल्कि उसके पीछे खड़ी उसकी बेटी पर नजरें गड़ाती है। जब माँ को एहसास होता है कि वे उसकी बच्ची लेना चाहते हैं, उसका दिल तुरंत डूब जाता है। वह आगे दौड़ती है, बेतहाशा विनती करती है, कहती है कि वह कुछ भी करेगी बशर्ते बेटी को छोड़ दे। लेकिन सत्ता वालों की नजरों में उसकी गुहार का कोई मतलब नहीं। जब बच्ची को ले जाने की कोशिश करते हैं, माँ का ममत्व उसे रोकने को उकसाता है, लेकिन एक सख्त चीख उसे जमा देती है। उसे अच्छी तरह पता है कि उनकी नजरों में उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं और आगे बढ़ना सिर्फ विपदा लाएगा। लाचार, वह सिर्फ देख सकती है कि उसकी बेटी ले जाई जा रही है। लड़की को एस्टेट पर लाया जाता है। वह लगातार रोती रहती है। घर की मालकिन कैरोलाइन ठंडेपन से कहती है कि उसकी माँ को दूर भेज दिया गया, रोना बंद करो और कर्तव्यों पर ध्यान दो। लेकिन बाड़ के बाहर माँ आंसुओं में देखती है, दिल टूटता हुआ। एक नौकर चुपके से उसे जाने को उकसाता है, फुसफुसाता है कि पकड़ी गई तो कुछ नहीं बचा सकता। बाद में कैरोलाइन लड़की को नया नाम देती है, जुलाई। दूसरों से अलग कैरोलाइन उसे भारी काम नहीं करवाती, बल्कि पढ़ना लिखना सिखाती है। उम्मीद करती है कि जुलाई सुंदर और शिष्ट युवती बनेगी। जुलाई बड़ी होती है, माँ से अलग होने की याद कभी फीकी नहीं पड़ती और भीतर एक खामोश गुस्सा सुलगता रहता है। जब भी कैरोलाइन बुलाती, जुलाई अनसुना कर देती। कैरोलाइन के कपड़े मोड़ते या धोते समय कभी जानबूझकर खराब कर देती, बटन काटकर जेब में छिपा लेती। फिर भी कैरोलाइन कभी डांटती नहीं, सिर्फ अगली बार सावधान रहने की हल्की याद दिलाती। कैरोलाइन जिद्दी हो सकती है, लेकिन आसपास वालों से असामान्य दया दिखाती है, इसलिए वे कभी सचमुच डरते नहीं। क्रिसमस नजदीक आते ही कैरोलाइन भव्य डिनर पार्टी आयोजित करने का फैसला करती है। शहर के महत्वपूर्ण मेहमानों को बुलाकर भाई के लिए उपयुक्त पत्नी ढूंढने वह आयरिश लिनेन टेबल क्लॉथ मांगती है और दीवारों पर 120 वैक्स कैंडल्स लटकाने चाहती है। लेकिन जब पता चलता है कि स्टीवर्ड ने कैंडल की कीमत पर अतिरिक्त चार्ज जोड़ा, वह गुस्से में तमाचा मार देती है। वह एक तमाचा उसके दिल में गहरा असंतोष बो देता है। बदला लेने को स्टीवर्ड और कुछ अन्य चुपके से तैयारियां बर्बाद करते हैं। कैरोलाइन की ड्रेस काटते हैं, बढ़िया टेबल क्लॉथ गंदी चादरों से बदलते हैं और कैंडल्स सस्ती से। भव्य डिनर जल्दी भयानक बदबू से भर जाता है, जैसे जगह कसाईखाना बन गई, और कैरोलाइन कुलीन महिलाओं के सामने अपनी सारी गरिमा खो देती है। भोज शुरू होते ही कैरोलाइन का भाई जॉन खड़ा होकर भाषण देता है, सबके आने का धन्यवाद करते हुए साथ ही कहता है कि स्थिति तेजी से तनावपूर्ण हो रही है। ब्रिटेन से ज्यादा लोग गुलामी खत्म करने का समर्थन करने लगे हैं। इस बीच प्लांटेशन के बाहर मजदूर खुशी से क्रिसमस मना रहे हैं। स्टीवर्ड चुपके से जुलाई को कुछ वाइन चुराने को कहता है और जुलाई पैरों के पंजों से खिड़की तक जाती है। बाहर जश्न मनाने वालों को बोतल थमाती है, लेकिन वह छोटा काम मेज के पास बैठे एक मेहमान की नजर में आ जाता है। आदमी तुरंत जुलाई को बुलाता है और तलाशी लेता है। पीठ पीछे छिपी बोतल पाकर जुलाई का दिल डर से धड़कने लगता है। तभी कई सैनिक कमरे में घुसते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि बाहर अफरातफरी मच गई, खेत जला दिए गए, कई जमींदारों पर हमला हुआ। मेहमान तुरंत बर्तन छोड़ हथियार पकड़ते हैं, जवाबी लड़ाई के लिए तैयार। यह देखकर जुलाई जल्दी एक विचार लाती है।
वह कैरोलाइन को बताती है कि एस्टेट पर जल्दी हमला होगा और उसे तुरंत निकलना चाहिए। दयालु कैरोलाइन डर जाती है। जल्दबाजी में सामान पैक करती हुई बड़बड़ाती है कि भाई उसे ऐसे खतरे में अकेला कैसे छोड़ सकता है। कैरोलाइन के निकलते ही जुलाई संतोष की लहर महसूस करती है। एहसास होता है कि घर आखिरकार उसका हो जाएगा। जैसे ही कैरोलाइन जाती है, जुलाई अपना असली रूप दिखाती है। वह कैरोलाइन का सबसे महंगा परफ्यूम छिड़कती है, सबसे एलिगेंट ड्रेस पहनती है और आईने के सामने गर्व से बैठती है जैसे घर की असली मालकिन हो। इतना ही नहीं, वह अपने प्रेमी निम्रोड को लाती है और कैरोलाइन के बेड में बेझिझक रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह अचानक घोड़ा गाड़ी की आवाज खामोशी तोड़ती है। जुलाई जड़ हो जाती है। एहसास होता है कैरोलाइन लौट आई और जल्दी निम्रोड को जगाती है। घबराहट में दोनों बेड के नीचे छिपने रेंगते हैं। उसी समय कैरोलाइन भाई जॉन से कड़वे झगड़े में है। वह उसे पिछले रात छोड़ने का आरोप लगाती है, जबकि जॉन ठंडेपन से उसे कमरे से धक्का देता है। पता चलता है कि पिछली रात की अफरातफरी में जॉन ने खुद हाथ साफ किए थे और अपराध बोध उसे खा रहा था। आखिरकार बर्दाश्त न कर पाकर जॉन डेस्क से पिस्तौल निकालता है और अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। गोली की आवाज सुनकर कैरोलाइन वापस दौड़ती है, सिर्फ भाई को फर्श पर अचल पाकर। दृश्य उसे पूरी तरह झकझोर देता है, डर से लकवाग्रस्त। बेड के नीचे जुलाई अनियंत्रित कांपती है और मुंह से छोटी सी आवाज निकल जाती है। ओवरसियर आवाज सुनकर तुरंत झुकता है और निम्रोड को घसीटकर बाहर निकालता है। घबराहट में कैरोलाइन निम्रोड पर इशारा करती है, उसे भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। उस समय खुदकुशी अपराध मानी जाती थी और जॉन की मौत के लिए किसी को दोषी ठहराना पड़ता था। कैरोलाइन मानती है कि अगर कोई कबूल न करे तो सारी जिम्मेदारी खुद पर आएगी। ओवरसियर फिर निम्रोड को वहीं फांसी देने का फैसला करता है, भले निम्रोड बेकसूर होने की गुहार लगाता रहे। मौके पर जुलाई बेड से फूट पड़ती है। ओवरसियर को धक्का देकर निम्रोड के साथ भागती है। वे दूर के प्लांटेशन भागते हैं, लेकिन वहां लोग जल्दी जुलाई को पहचान लेते हैं। पता चलता है कि यही वह जगह है जहां सालों पहले उसे मां से अलग किया गया था। जुलाई की मां खबर सुनकर पूरी ताकत से दौड़ती है लंबे समय से तरसी बेटी को देखने, लेकिन गार्ड्स पहले से घेर रहे हैं। निम्रोड पकड़ा जाता है और वहीं मार दिया जाता है। जुलाई निराशा में आने वाले का बेबस इंतजार करती है, लेकिन आखिरी पल मां पहुंचती है और साहस के अंतिम कार्य में ओवरसियर को मार गिराती है, बेटी बचा लेती है। जुलाई मां की आकृति दूर जाते देखती है, आंसू बहाते, लेकिन कुछ शब्दों से ज्यादा बोलने से पहले पीछा करने वाले आ जाते हैं। बिना हिचके मां जुलाई को भागने को कहती है और उन्हें रोकने का वादा करती है। देर नहीं लगती कि वह पकड़ी जाती है। विद्रोह जल्दी कुचल दिया जाता है और अनगिनत लोग सजा पाते हैं। जुलाई की मां को मौत की सजा। जुलाई व्यथा में देखती है मां को ले जाते, दिल टूटता हुआ आंखें बंद कर लेती है। महीनों बाद दर्द की लहरों और नवजात की रो में जुलाई स्वस्थ लड़के को जन्म देती है। फिर भी उसे कोई लगाव नहीं, निम्रोड का नाम देने से इनकार। बेटे को आजादी का मौका देने को जुलाई चुपके उसे कॉन्वेंट के दरवाजे पर रखती है, नन के उठाने के बाद ही जाती है। उसके बाद वह सारी उम्मीद खो देती है, दिन खामोशी से खेतों में काम करते गुजारती है। एक दिन पास गाड़ी रुकती है, कैरोलाइन। परिवार खोने के बाद कैरोलाइन अकेलापन और लाचारी में जी रही है, भरोसा करने वाला कोई नहीं। वह जुलाई को वापस अपने पास लाने का फैसला करती है, कपड़े धोने, खाना बनाने और साथ रखने को कहती है। 1 साल बाद फोन पर नया ओवरसियर रॉबर्ट आता है।
कैरोलाइन उसे मिलते ही आकर्षित हो जाती है। रॉबर्ट का मिशन मजदूरों को आजादी देना है। ऐलान करता है कि सब अब आजाद हैं और एस्टेट से बंधे नहीं। अब वे रहना चुन सकते हैं, हर महीने जमींदार को किराया देकर। लेकिन किराया सुनकर लोग गुस्सा हो जाते हैं और चले जाते हैं। रॉबर्ट असमंजस में। भले उसकी सुधार नीति प्रतिरोध झेलती है, कैरोलाइन उसकी दृढ़ता से मोहित होकर स्नेह दिखाने लगती है। तूफानी रात में भी वह जुलाई को बारिश में भेजती है संदेश देने, रॉबर्ट को डिनर पर बुलाने। लेकिन जुलाई का अपना प्लान है। नीची स्थिति से भागने की लालसा में वह इस मौके से किस्मत बदलने का फैसला करती है। उस दिन जुलाई कुशलता से रॉबर्ट की गाड़ी में सवार हो जाती है। मंजिल नजदीक आते वह पूछती है कि उसके पास इंग्लैंड की कोई किताब है। कहती है कि देश के बारे में जानना चाहती है और लापरवाही से जिक्र करती है कि सुना उसके पिता वहां से थे। रॉबर्ट मुस्कुराता है और सहमत होता है। कहता है कि एक ऐसी किताब है और बाद में उधार दे सकता है। यह सुनकर जुलाई भीतर खुशी मनाती है। उसी पल खिड़की से देखती कैरोलाइन जलन की लहर महसूस करती है। गुस्से में वह जुलाई को सारे कपड़े एक साथ धोने सीने का आदेश देती है। लेकिन जुलाई मौका पकड़कर कैरोलाइन की ड्रेस पहनती है, स्कार्फ से बाल संवारती है, खुद को तरोताजा करके सीधे रॉबर्ट के कमरे जाती है। रॉबर्ट स्वागत करता है और वादा की हुई इंग्लैंड की किताब लाता है। लेकिन जुलाई का असली इरादा पढ़ना नहीं। वह धीरे उसके करीब आती है, आंखें भावनाओं से भरी। रॉबर्ट अंततः लालच में फंसता है और जुलाई का प्लान उम्मीद के मुताबिक सफल होता है। बाद में जुलाई लॉन्ड्री से लौटती है तो रॉबर्ट उसे जंगल में खींच लेता है। वह अपनी भावनाएं कबूल करता है और कहता है कि उनके बीच की समस्या सुलझाने का प्लान है। जंगल से निकलते जुलाई के चेहरे पर हल्की संतुष्ट मुस्कान। लेकिन घर लौटकर कैरोलाइन उत्साह से बुलाती है। कहती है कि इतना काम है, टेलर के पास शादी की ड्रेस के लिए जाना है, निमंत्रण और केक तैयार करना, क्योंकि वह रॉबर्ट से शादी करने वाली है। जुलाई की मुस्कान तुरंत जड़ हो जाती है। एहसास होता है कि उसका सपना कितना मूर्खतापूर्ण था। शादी की तैयारियां व्यस्तता से चलती रहती हैं, सब प्लान के मुताबिक। लेकिन शादी की रात कैरोलाइन के साथ रहने की बजाय रॉबर्ट चुपके जुलाई के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगली सुबह जुलाई जल्दी नीचे नाश्ता तैयार करने दौड़ती है और कैरोलाइन को बेड पर चुप बैठी देखती है, चेहरा पीला। अपराधबोध जुलाई के दिल में भर जाता है और वह कैरोलाइन की आंखों में देख नहीं पाती। रॉबर्ट बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अपने कमरे लौटता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सच में रॉबर्ट ने कैरोलाइन से प्यार से नहीं, परिवार की उम्मीदें पूरी करने और प्लांटेशन मालिक की पदवी पाने शादी की। उनकी शादी आत्मा में खाली उसके जुलाई से गुप्त संबंध के लिए परफेक्ट कवर बन गई। दिन बीतते गए, रॉबर्ट और जुलाई का रिश्ता और साहसी होता गया। बेशर्मी से साथ डिनर भी करने लगे। महीनों बाद जुलाई रॉबर्ट की बेटी को जन्म देती है। मिडवाइफ गोरी त्वचा वाली बच्ची देखकर हैरान, और रॉबर्ट उसे एमिली नाम देता है। उसके बाद तीनों साथ रहने लगे जैसे कुछ गलत न हो, अपनी मान ली खुशी का मजा लेते, आसपास की फुसफुसाहट अनदेखी करते। लेकिन मुसीबत पहले से सुलग रही थी। प्लांटेशन के मजदूर ओवरसियर की क्रूरता से लंबे समय पीड़ित थे और आखिरकार उठ खड़े हुए। वे चिल्लाए कि वे अब गुलाम नहीं और सम्मान से व्यवहार की मांग की। कई को विश्वास था कि रॉबर्ट अलग होंगे, समय से आगे का आदमी, लेकिन गहराई में उसने उन्हें कभी बराबर नहीं माना।